कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 11 जिसका नाम है समीकरण एक चर में की अभ्यास 11 बी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 11 बी का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो चित्र दिया गया है इसकी सहायता से हमको एक समीकरण बनानी है और फिर x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इस चित्र में एक रेखा दी गई है जिसकी कुल लंबाई 30 सेंटीमीटर है। एक रेखा है जिसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर। अब इस रेखा की लंबाई को दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग की लंबाई x सेंटीमीटर, दूसरे भाग की लंबाई है 17 सेंटीमीटर। तो पहले भाग और दूसरे भाग दोनों भाग की लंबाई को जोड़कर इस रेखा की कुल लंबाई हमको मिलेगी 30 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले भाग की लंबाई है x और उसमें जब हम प्लस करेंगे दूसरे भाग की लंबाई 17, तो दोनों को जोड़कर आ जाएगा इस पूरे रेखा की लंबाई 30 सेंटीमीटर। जब पहले भाग और दूसरे भाग दोनों भाग की लंबाई को जोड़ेंगे तो इस रेखा की कुल लंबाई मिल जाएगी 30 सेंटीमीटर। x में 17 जोड़ने पर आएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये तो बन गई है हमारी समीकरण। अब इस समीकरण को हल करके हमको चर x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर पक्षांतर विधि द्वारा इस समीकरण को हल करेंगे। ये प्लस का 17 बाएं पक्ष में है। जब 17 वाले पद को हम दाहिने पक्ष में लेकर जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस का 17 दाहिने पक्ष में जाकर हो जाएगा -17 और x का मान आ जाएगा 30 में से जब हम 17 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 13। x का मान आ गया है 13 और 13 ये लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है तो x का मान यहां पर हमको मिल गया है 13 सेंटीमीटर। तो जो इस रेखा के पहले भाग की लंबाई है वह थी 13 सेंटीमीटर और दूसरे भाग की लंबाई 17 सेंटीमीटर। 13 में अगर 17 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगी इस पूरी रेखा की लंबाई 30 सेंटीमीटर। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है एक व्यक्ति है राम और एक है श्याम। राम की जो उम्र है वो श्याम की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा है और राम की वर्तमान उम्र इस समय राम की जो उम्र है वह 28 वर्ष है। तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो समीकरण में सवाल में जिस राशि को अज्ञात रखा जाता है मतलब जिसका मान हमको ज्ञात करना हो, यहां पर हमको श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है जो हमको यहां पर ज्ञात नहीं है। तो सवाल में जो राशि हमको ज्ञात नहीं होती है उसको हम किसी चर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर श्याम की वर्तमान उम्र हमको बतानी है, मतलब श्याम की वर्तमान उम्र इस प्रश्न में नहीं दी गई है जिसको हमें ज्ञात करना है। तो जो चीज हमको ज्ञात करनी होती है उसको हम एक चर द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं श्याम की जो इस समय उम्र है वह x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। इसकी श्याम की वर्तमान उम्र इस समय की जो आयु हमको ज्ञात करनी थी उसको हमने x द्वारा प्रदर्शित कर दिया कि श्याम की जो उम्र है इस समय x वर्ष है। अब प्रश्न में कहा गया है कि जो राम की उम्र है वह श्याम से 5 वर्ष ज्यादा है। तो श्याम की उम्र देखिए x वर्ष है तो राम की उम्र इससे कितनी ज्यादा है? 5 वर्ष ज्यादा होगी। तो x में जब हम 5 जोड़ेंगे तो राम की वर्तमान उम्र ज्ञात हो जाएगी। तो राम की उम्र हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। श्याम की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा है राम की उम्र। जब श्याम की उम्र यहाँ पर 8 या x वर्ष है तो राम की उम्र उससे 5 ज्यादा हो जाएगी, मतलब उसमें 5 जोड़ देंगे तो राम की उम्र वर्तमान उम्र हमको मिल जाएगी। पर आगे प्रश्न में कहा गया है राम की जो वर्तमान उम्र है वह 28 वर्ष है। पर जब हमने श्याम की उम्र x मानी तो राम की उम्र उससे 5 वर्ष ज्यादा आई, x प्लस 5। तो ये जो राम की उम्र है वो x प्लस 5 है। और प्रश्न में कहा कहा है कि राम की जो वर्तमान उम्र है वह 28 वर्ष। जो हमने राम की उम्र निकाली है वह x प्लस 5 है और प्रश्न में बताया गया है राम की उम्र 28 वर्ष है। तो ये दोनों उम्र बराबर होंगी। x प्लस 5 दोनों को जोड़ने पर आएगा हमारा 28 वर्ष। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि राम की राम की
वर्तमान वर्तमान उम्र बराबर 28 वर्ष। पर अभी जो श्याम की उम्र हमने एक्स मानी थी उससे ज्यादा थी, राम की उम्र x+5 थी। तो राम की उम्र थी x+5 और प्रश्न में बताया गया है राम की उम्र है 28, तो ये दोनों उम्र राम की है तो दोनों बराबर होंगी। तो x+5 में जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 28। अब यहां से हमको x का मान ज्ञात कर लेना है क्योंकि हमको श्याम की उम्र ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो श्याम की उम्र हमने x मानी है तो x का मान हमको ज्ञात करना है इस समीकरण से। तो ये प्लस का 5 हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, +5 दाहिने पक्ष में जाएगा तो -5 हो जाएगा। और 28 में से 5 घटाने पर हमको मिलेगा 23। तो x का मान हमको प्राप्त हुआ है 23 और x उम्र मानी थी हमने श्याम की। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः श्याम की वर्तमान उम्र बराबर, तो श्याम की वर्तमान उम्र हो जाएगी 23 वर्ष। 23 वर्ष। प्रश्न में हमसे कहा गया था जो राम की उम्र है वह श्याम से 5 वर्ष ज्यादा है। तो देखिए जब श्याम की उम्र 23 वर्ष होगी तभी तो राम की उम्र 28 वर्ष होगी, उससे 5 ज्यादा। 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 वर्ष आ जाएगा। तो प्रश्न में हमसे श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए कहा गया था और श्याम की वर्तमान उम्र आ चुकी है 23 वर्ष। और यह हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। प्रश्न में कहा गया है कोई संख्या है जिसमें अगर हम 5 जोड़ते हैं 15 प्राप्त होता है, वह संख्या बताने के लिए हमसे कहा गया है। तो जो चीज प्रश्न में हमसे ज्ञात करने के लिए कही जाती है उसको हम एक चर द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। तो यहां हमको एक संख्या बतानी है, तो संख्या हमको पता नहीं है इस प्रश्न में, तो उसको हम एक चर द्वारा मान लेंगे कि माना वह संख्या जो हमको ज्ञात करनी है इस प्रश्न में वह संख्या x है। कितनी मान ली है हमने? संख्या वह x है जिसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमको 15 मिलेगा। अब दिए गए प्रश्न के अनुसार हम एक समीकरण बनाएंगे। यहां लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार जो हमसे कहा गया है कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो कोई संख्या वह हमने x मानी हुई है। तो जब हम x में 5 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 15। तो ये चर x में एक समीकरण बन गई है। यहां से अब x का मान निकालना है तो इस समीकरण को हम पक्षांतर विधि द्वारा हल करेंगे। ये प्लस का 5 दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। 15 में से 5 घट जाएगा और 15 में से 5 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 10। तो x का मान आ गया है 10, अर्थात वह संख्या 10 थी। जब 10 में हम 5 जोड़ेंगे तभी तो हमको 15 मिलेगा। तो यहां लिखते हैं अतः वह संख्या 10 है और यही हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी। शशि जो है उसने कुछ पेंसिलें खरीदी। अब हमको पता नहीं है उसने कितनी पेंसिलें खरीदी है, तो वो पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास 3 पेंसिल्स शेष बच गई हैं, तो उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी थी? तो प्रश्न में हमसे कहा गया है शशि ने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी थी, ये हमको ज्ञात करना है। तो जो राशि प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसको हम एक चर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न में शशि द्वारा जो पेंसिलें खरीदी गई थी कुल, उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो उसके द्वारा जो पेंसिलें खरीदी गई थी उसकी संख्या को हम x द्वारा प्रदर्शित कर लेंगे, एक चर द्वारा। तो लिख लेते हैं यहां माना शशि ने कुल x पेंसिल खरीदी। तो शशि ने कुल x पेंसिलें खरीदी। अब उन x पेंसिलों में से उसने 2 पेंसिल अपनी छोटी बहन को दी। एक मिनट। अब शशि ने जो कुछ पेंसिलों की संख्या खरीदी थी वह x थी।
एक्स में से उसने 2 पेंसिल अपनी छोटी बहन को दे दी, और 2 पेंसिल देने के बाद अब उसके पास 3 पेंसिल शेष बची हुई हैं। अब हमको बताना है शशि ने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी थी। अब प्रश्न के अनुसार जो हमसे कहा गया है, प्रश्नानुसार, उसकी मदद से हम एक समीकरण बनाएंगे। शशि के पास कुछ कुल पेंसिलें हमने मानी है एक्स पेंसिलें उसने खरीदी थी। अब इन एक्स में से उसने 2 पेंसिल अपनी बहन को दी, तो 2 पेंसिल इसमें से कम हो जाएंगी। जब एक्स कुल पेंसिलों में से 2 पेंसिल घटा देंगे तो हमको वह शेष पेंसिल बच जाएंगी, मिल जाएंगी, जो उसके पास अब बची हुई है। तो जब एक्स में से 2 घटाएंगे, कि एक्स पेंसिलों में से 2 पेंसिल उसने अपनी बहन को दे दी, तो एक्स में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमको कुल शेष पेंसिलों की संख्या मिलेगी 3। अब उसके पास 3 पेंसिलें शेष रह गई हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। कुल पेंसिलों में से जो पेंसिलें उसने अपनी बहन को दी हैं, उनकी संख्या को घटाने पर हमको शेष पेंसिलों की संख्या मिल जाएगी, और शेष पेंसिलों की संख्या प्रश्न में दी गई है 3। अब इस समीकरण को हल करके हमको चर x का मान ज्ञात करना है। तो ये -2 हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, तो -2 दाहिने पक्ष में जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहां से x का मान हमको मिल जाएगा, 3 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 5। तो x का मान आ गया है 5, और x हमने कुल पेंसिलों की संख्या मानी थी। तो शशि ने कुल पेंसिल खरीदी है 5। अतः अतः शशि ने कुल 5 पेंसिल खरीदी थी। तो शशि ने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी थी? 5। और ये हमारे इस प्रश्न का हो गया है सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, उसका भार पहले कितना था? प्रश्न में हमसे कहा गया है प्रज्ञा जो है उसका वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर अब 17 किलोग्राम हो गया है। पहले उसका भार कुछ और होगा, अब उसका जो भार है वह 3 किलोग्राम बढ़कर 17 हो गया है। तो उसका भार पहले कितना था, कि पहले उसका वजन कितना था जो अब बढ़कर 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो गया है। पहले उसका वजन कितना था, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो जो राशि प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कही जाती है उसको हम एक चर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहां हमको उसका पहला भार बताना है कि पहले उसका वजन कितना था, पहले उसका भार कितना था। तो वो हम मान लेंगे x। माना प्रज्ञा का पहले पहले भार x किलोग्राम था। तो हम मान चुके हैं कि पहले जो था प्रज्ञा का जो वजन था वह x किलोग्राम था। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जो पहले प्रज्ञा का पहले जो भार था उससे 3 किलोग्राम बढ़कर अब 17 किलोग्राम हो गया है। देखिए पहले उसका भार था x, अब x किलोग्राम में 3 किलोग्राम और बढ़ गया, बढ़ने का मतलब इसमें 3 किलोग्राम और जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद उसका वजन हो जाता है 17 किलोग्राम। तो ये एक समीकरण बन गई है x में। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो प्रज्ञा का पहला भार हमको मिल जाएगा कितना था। अब ये +3 दाहिने पक्ष में जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 17 में से 3 घटाएंगे, और 17 में से 3 घटाने पर हमको मिलेगा यहां पर 14। तो प्रज्ञा का जो भार था पहले वह 14 किलोग्राम था। अब 14 में जब हम 3 बढ़ाएंगे तभी तो 17 होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं अतः प्रज्ञा का पहले पहले भार 14 किलोग्राम था। उसका भार जो था पहले 14 किलोग्राम था, जो अब 3 बढ़ने के बाद 17 किलोग्राम हो गया है। 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 ही तो आएगा। तो ये आ गया है हमारे इस प्रश्न का उत्तर 14 किलोग्राम, यही सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या में 6 में कहा गया है 22 मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है एक 22 मीटर लंबा फीता है, लंबाई का एक फीता है जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर
बाई मीटर है। अब इस फीते को 7 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है और प्रत्येक भाग की जो लंबाई है वह 3 सेंटीमीटर है। अब हमको बाई का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, अर्थात इस फीते की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए, जैसे एक चित्र द्वारा समझते हैं, ये एक फीता है, ये फीते की कुल लंबाई है। जैसे यहाँ पर ए है सिरा और ये बी, ये फीता है, इसको 7 बराबर भागों में बांट दिया गया है। 1, 2, 3, 4, अच्छा कम रह जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 7 बराबर भाग हो गए। देखिए, एक भाग ये यहां से यहां तक, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग, पांचवा भाग और छठा भाग, और ये है सातवां भाग। तो फीते की जो कुल लंबाई थी यहां से लेकर यहां तक की, वह 22 मीटर थी। प्रश्न में कहा गया है 22 मीटर है फीते की लंबाई। अब इसको 7 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग की लंबाई है 3 मीटर। देखिए, 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये तीन, तीन, प्रत्येक भाग की लंबाई 3-3 मीटर है। अब हमको कुल फीते की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है बाई का मान। तो अगर हम इस तीन को जो 7 बराबर भाग है 3-3 मीटर के, सबको जोड़ देंगे तो इस फीते की कुल लंबाई आ जाएगी। या पहले हम एक समीकरण बना लेते हैं और फिर उसको हल करके बाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर है और फीते की कुल लंबाई 22 मीटर है और उसको 7 बराबर भागों में बांटा गया है। तो अगर हमको प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करनी होती, प्रत्येक भाग की भाग की लंबाई, तो प्रत्येक भाग की लंबाई प्रश्न में दी गई है 3 मीटर दी गई है। तो हर भाग की लंबाई, जब हमको पूरे फीते की लंबाई ज्ञात हो 22 और उसको हमको 7 बराबर भागों में बांटना है और प्रत्येक भाग की लंबाई याद करनी है। तो एक भाग की लंबाई याद करने के लिए जो फीते की कुल लंबाई है उसको जितने भाग में हमको बांटना है, 7 बराबर भागों में बांटना है, तो 7 से भाग करेंगे तो एक प्रत्येक भाग की लंबाई हमको मिल जाएगी 3 मीटर। जब हम कुल लंबाई बाई को, फीते की कुल लंबाई बाई को 7 बराबर भाग में बांटेंगे तभी तो एक भाग की लंबाई आएगी 3 मीटर। तो ये समीकरण बन गई है 22/7 बराबर 3 मीटर। अब इसको हल करके हम एक्स बाई का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए, 7 जो है बाएं पक्ष में, ये भाग में दिया गया है, जब इसको दाहिने पक्ष में लेकर जाएंगे तो भाग वाली संख्या दाहिने पक्ष में गुणा में हो जाती है। तो ये बाई बराबर हो जाएगा 3 × 7, 3 × 7 मीटर और 7 तिया हो जाएंगे 21 मीटर। तो 21 मीटर, तो उस फीते की कुल लंबाई थी 21 मीटर। जब फीते की कुल लंबाई थी 21 मीटर, जब 30 मीटर को हम 7 बराबर भाग 7 बार जोड़ेंगे तो ये भी 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 और 3, 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी हम फीते की कुल लंबाई ज्ञात कर सकते हैं और समीकरण बनाकर भी। तो प्रत्येक भाग की लंबाई प्रश्न में 3 मीटर दी गई है। प्रत्येक भाग की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? फीते की जो कुल लंबाई है उसको जितने भागों में बांटा गया है उससे भाग कर दीजिए। भाई को 7 से भाग करेंगे तो 3 मीटर आ जाएगा और 7 की गुणा 3 से करने पर 21 हो जाएगा। तो फीते की कुल लंबाई है 21 मीटर और यही हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 7। किसी संख्या का आधा, किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए हमको कहा गया है। प्रश्न में वह संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है जिसका आधा भाग उसके चौथाई भाग से 10 अधिक है। मतलब उस संख्या के आधे भाग और चौथाई भाग में 10 का अंतर है, ये प्रश्न में हमसे कहा गया है। उस संख्या को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जो संख्या हमको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसको हम चर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहां हम मान लेंगे माना वह संख्या, माना वह संख्या x है, वह संख्या x है। अब देखिए, प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार हम एक समीकरण बना लेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा गया है कि किसी संख्या का जो आधा भाग है और उसी संख्या का चौथाई भाग, आधा वाला जो भाग है चौथाई वाले भाग से 10 ज्यादा है। मतलब दोनों भागों का अंतर कितना है? 10, 10 का अंतर है दोनों में। जैसे ये संख्या है x, इसके दो भाग हैं। देखिए, एक भाग है संख्या का आधा,
संख्या का आधा करने के लिए x का आधा करना है हमको, तो 1/2 से गुणा कर देंगे, तो ये x/2 आ जाएगा, संख्या का आधा। और एक संख्या का दूसरा भाग है चौथाई। अब संख्या का जब x का हम चौथाई भाग निकालेंगे, x का चौथाई मतलब 1/4, तो x की गुणा होगी 1/4 से, तो ये आ जाएगा x/4। तो प्रश्न में कहा गया है जो संख्या का आधा भाग है और चौथाई भाग है, दोनों आधा भाग चौथाई वाले भाग से 10 अधिक है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो अब प्रश्न में कहा गया है जो संख्या का आधा भाग है और जो संख्या का चौथाई भाग है, आधा भाग चौथाई वाले भाग से 10 अधिक है। कहने का मतलब है दोनों भाग का जो अंतर है, दोनों के बीच जो अंतर है वह 10 का अंतर है, कि जब आधी संख्या के आधे भाग में से उसका चौथाई भाग घटाएंगे तो हमको 10 मिलेगा, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब इसको सरल करके, इस समीकरण को सरल करके हम x का मान ज्ञात कर लेंगे और हमको वह संख्या मिल जाएगी। चलिए अब x का मान ज्ञात करते हैं। तो 4 तिरछी गुणा करेंगे, देखिए 4 की गुणा x से करने पर आ जाएगा 4x, बीच में माइनस, 2 की गुणा x से करने पर आएगा 2x, और फिर बटे का चिन्ह, 2 की गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 8 बराबर में 10। अब 4x में से 2x घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2x, और बटे में है 8 बराबर में 10। अब देखिए 2 एकन 2, 2 चौक 8, तो ये x/4 आया बराबर में है 10। अब 4 भाग में है, दूसरे पक्ष में जाएगा गुणा में, तो x बराबर 10 की गुणा हो जाएगी 4 से, तो हमको उत्तर मिल जाएगा 40। 10 धाई 40, देखिए 10 चौक 40 हो जाएगा। तो x का जो मान है हमको मिल गया है 40। इसका मतलब वह संख्या 40 थी, जिसके हम आधे में से उसका चौथाई भाग घटाएंगे तो हमको 10 मिलेगा। देखिए संख्या 40 का जब हम आधा भाग निकालें, देखिए x का मान 40 आया है, उसको 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 20, और उसका जब हम चौथाई भाग निकालेंगे, 40 को 4 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 10। तो हम देख सकते हैं इसके संख्या के आधे भाग और चौथाई भाग में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। ये 20 है, वो 10 है, अगर 20 में से 10 घटाएंगे तो हमको 10 ही मिलेगा। तो वह संख्या 40 थी, जिसके आधे भाग में से उसका चौथाई भाग घटाएंगे तो हमको 10 मिलेगा। तो उस संख्या का आधा भाग जो है उसी संख्या के 10वें भाग, चौथाई भाग से 10 अधिक है, वह संख्या है 40, और यही हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न में कहा गया है एक ठेले पर 550 संतरे हैं। एक ठेला है जिस पर संतरों की संख्या 550 है। अब इन्हें दो ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हो। एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हो, ऐसा प्रश्न में कहा गया है कि एक ठेले पर 550 संतरे हैं, कुल संतरे ये हैं, ये एक ठेले पर है। अब इन संतरों की संख्या को हमको दो ठेलों पर बांटना है, संतरों को दो ठेलों पर अलग अलग संख्या में इन संतरों को रखना है, और प्रश्न में कहा गया है कि इस प्रकार रखना है कि एक ठेले पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक होने चाहिए। अब देखिए ये कुल संतरे हैं 550, इनको दो अलग अलग ठेलों पर हमको बांटना है, और प्रश्न में कहा गया है कि एक ठेले पर दूसरे से 50 संतरे अधिक होने चाहिए। अगर हम पहले ठेले पर मान लेते हैं कि पहले ठेले पर x संतरे हैं, तो दूसरे वाले पर पहले से 50 ज्यादा होने चाहिए, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। पहले पर अगर x माने हैं हमने, तो दूसरे में x+50 होंगे, और जब हम इन दोनों ठेलों के संतरों की संख्या को जोड़ेंगे तो हमको 550 मिलेगा। हमने इस 550 कुल संतरों को दो ठेलों में बांट दिया गया है, और इस प्रकार बांटा है कि पहले वाले पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक होने चाहिए। तो हमने मान लिया है कि एक ठेले पर संतरों की संख्या x है और दूसरे पर पहले वाले से 50 ज्यादा है, x+50 हो जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों संतरों की संख्या को जोड़ेंगे तो हमको 550 मिलेगा, क्योंकि इन्हीं संतरों को तो दो अलग अलग ठेलों पर बांटना है। तो अगर एक ठेले पर संतरों की संख्या x है, दूसरे पर उससे 50 ज्यादा है, तो दोनों ठेलों की संतरों की संख्या को जोड़ेंगे तो हमको कुल मिल जाएंगे 550। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार जो कहा गया है उससे हम एक समीकरण बना लेंगे कि दोनों ठेलों की संख्या, देखिए x में अगर हम x+50 जोड़ेंगे तो हमको कुल
संतरों की संख्या मिल जाएगी 550। अब इसको हल करते हैं। x में x जोड़ने पर आएगा 2x। ये प्लस का 50 जब जाएगा दाहिने पक्ष में तो माइनस का 50 हो जाएगा, तो 550 में से 50 घट जाएगा। 2x बराबर 550 में से 50 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 500। दो यहां पर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। 500 को भाग करेंगे 2 से। 500 को 2 से भाग करने पर देखिए 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंजे 10 और एक 0। तो x का मान आ गया है 250। कहने का मतलब यह है, एक ठेले पर संतरों की संख्या हमको रखनी होगी 250, जैसे पहले ठेले पर 250, और दूसरे ठेले पर इससे 50 ज्यादा। x का मान आया है 250 और उसमें 50 और जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 300। तो एक ठेले पर हमको संतरों की संख्या रखनी होगी 250 और दूसरे ठेले पर संतरों की संख्या रखनी होगी 300, और 250 और 300 को जोड़ेंगे तो 550 ही तो आएगा। प्रश्न में हमसे कहा गया था कि एक ठेले पर 550 संतरे रखे गए हैं। अब इस ठेले पर जो संतरे हैं 550, उनको दो अलग अलग ठेलों पर रखना है, और इस प्रकार रखना है कि एक ठेले पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे ज्यादा हों। तो हमने माना कि एक ठेले पर x संतरे रख दिए और दूसरे पे x से 50 ज्यादा। अगर दोनों ठेलों के संतरों की संख्या को जोड़ेंगे तो कुल 550 मिलेगा। उसको सरल करके x का मान आ गया 250। मतलब पहले ठेले पर हमको कुल संतरे रखने होंगे 250 और दूसरे ठेले पर संतरों की संख्या रखनी होगी 300। 250 और 300 जोड़ेंगे तो कुल संतरों की संख्या निकल जाएगी 550। तो प्रश्न में हमसे कहा गया था कि दो ठेलों पर इस प्रकार संतरों को बांटना है जिसमें पहले की अपेक्षा दूसरे पर 50 संतरे अधिक हो। तो एक ठेले पर 250 संतरे होंगे, दूसरे ठेले पर 300 संतरे होंगे। तो यही हमारे इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे, 250 और 300। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 9। निम्नांकित निम्नांकित समीकरणों को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल कीजिए। अब हमको समीकरणें दी गई है और समीकरणों को हल करने की तीन विधियां होती हैं। एक होती है स्वयं सिद्धियों के प्रयोग द्वारा। इस विधि द्वारा, पहली वाली जो विधि है स्वयं सिद्धियों के प्रयोग द्वारा समीकरणों को हल करना, हमने अभ्यास 11A के प्रश्नों में सीखा था। अब हम समीकरणों को, जो दूसरी विधि होती है त्रुटि एवं प्रयत्न विधि द्वारा समीकरणों को कैसे हल करते हैं, वो इस प्रश्न में सीखेंगे। और एक तीसरी विधि होती है पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि द्वारा समीकरणों को कैसे हल करते हैं वो प्रश्न संख्या 10 में हम सीखेंगे। अब देखिए पहले प्रश्न संख्या 9। निम्नांकित समीकरणों को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल करना है। देखिए पहला समीकरण हमको दिया गया है, ये दो सवाल है इसमें। देखिए अब हमको इस समीकरण को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि द्वारा हल करने के लिए कहा गया है। अब त्रुटि एवं प्रयत्न विधि द्वारा हम समीकरणों को कैसे हल करते हैं। अच्छा, अब पहले वाले समीकरण को हम त्रुटि एवं प्रयत्न विधि द्वारा हल करेंगे। तो समीकरण है x प्लस 6 बराबर 10। तो त्रुटि एवं प्रयत्न विधि में हम x के स्थान पर संख्याओं को रख रख कर देखते हैं। यहां पर रख रख कर देखते हैं और जिस संख्या से बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर आ जाता है वही हमारे इस समीकरण का हल कहलाता है। तो यहां पहले हम x के स्थान पर 1 रख कर देखेंगे। x बराबर 1 रखने पर, और इस समीकरण में हम x के स्थान पर 1 रख देंगे तो 1 प्लस 6 बराबर 10, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और बराबर में है 10। बताइए बाएं पक्ष में 7 है, दाहिने पक्ष में 10 है, ये दोनों संख्या बराबर हैं? ये दोनों संख्या बराबर नहीं है। x बराबर 1 जो होगा हमारे समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर नहीं आया है। अब हम x बराबर 2 रख कर देखते हैं। x बराबर 2 रखने पर, अब इस समीकरण में x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 में 6 जोड़ने पर और बराबर में आ जाएगा 10। 6 और 2 हो गए 8, बराबर में है 10। बताइए 8 10 के बराबर होता है? 8 10 के बराबर नहीं होता है। तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2 भी इस समीकरण का हल नहीं होगा।
अब हम x के स्थान पर 3 रखते हैं। x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो 3 प्लस 6 बराबर में आ गया 10। तो 6 और 3 कितने हुए? 9, बराबर में है 10। तो 9 10 के बराबर नहीं होता, तो x बराबर 3 भी इसका उत्तर नहीं है। अब हम रखते हैं x बराबर 4। x बराबर 4 रखने पर, और इस समीकरण में x के स्थान पर 4 रखेंगे, 4 प्लस 6 बराबर हुए 10। तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10 और बराबर में है 10। तो इस बार जब हमने x के स्थान पर 4 रखा, तो बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष दोनों मान बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं इस समीकरण का उत्तर है x बराबर 4। x बराबर 4 इस समीकरण का हल है। तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, देखिए इसका उत्तर यहां पर लिख लेते हैं। अतः x बराबर 4, x बराबर 4 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। क्योंकि जब हमने x के स्थान पर 4 रखा समीकरण में, तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया, तो यही हमारे इस समीकरण का हल कहलाएगा। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में हमको समीकरण दी गई है x प्लस 9 बराबर 5, x प्लस 9 बराबर 5। तो हमको इस समीकरण को हल करके बताना है कि यहाँ x के स्थान पर कौन सी संख्या रखनी चाहिए जिससे यह समीकरण का बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पर x के स्थान पर विभिन्न संख्याओं को रखकर देखेंगे। देखिए, अब x में 9 जोड़ने पर 5 तो बनेगा नहीं, x में 9 जोड़ने पर 5 तो बनेगा नहीं। तो यहां पर x के स्थान पर कोई माइनस की संख्या होगी, तभी तो माइनस प्लस माइनस होंगे। 9 में से कोई संख्या घटने पर ही तो 5 मिल सकता है। तो हम यहाँ पर संख्याओं को रख कर देखेंगे। पहले हम रख कर देख लेते हैं x बराबर 1। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, और x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 9 और बराबर में है 5। 1 और 9 कितना हो गया? 10 हो गया। ये तो बराबर में 5 है, तो 10 5 के बराबर नहीं होता। जब हमने x के स्थान पर 1 रखा तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब है ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। अगर हम यहाँ पर अब एक बार प्लस की संख्या रखी, देखिए प्लस की संख्या रखने पर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 9 से ज्यादा ही हमको मिलेगा, तो कम तो 5 लेकर आना है हमको। तो यहाँ x के स्थान पर माइनस की संख्या और रख कर देखेंगे, x बराबर -1 रखने पर। तो अब हम x के स्थान पर -1 रखते हैं, तो x के स्थान पर -1 प्लस 9 बराबर में है 5। 9 में से 1 घटेगा 8, बराबर में है 5। तो 8 5 के बराबर नहीं होता, तो x बराबर -1 भी इस समीकरण का हल नहीं है। अब हम x के स्थान पर 2 रखेंगे और फिर x के स्थान पर -2 रख कर देखेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर और फिर x बराबर -2 रखने पर, तो यहाँ x के स्थान पर जब हम 2 रखेंगे, 2 प्लस 9 बराबर में है 5, 9 2 11 बराबर में है 5। तो ये दोनों बराबर नहीं आए हैं, तो x बराबर 2 भी इसका उत्तर नहीं है। अब x के स्थान पर हम -2 रखेंगे, तो -2 प्लस 9 बराबर में है 5। 9 में से 2 घटाएंगे 7, बराबर में है 5। तो 7 5 के बराबर नहीं होता है, इसलिए x बराबर 2 -2 भी इस समीकरण का हल नहीं है। अब हम x के स्थान पर 3 रखकर देखते हैं और फिर -3 रखेंगे। x बराबर 3 रखने पर, तो 3 प्लस 9 बराबर में है 5, 2 9 3 12, तो 5 और 12 के बराबर नहीं है, तो x बराबर 3 इस समीकरण का हल नहीं है। अब हम रखकर देखते हैं x के स्थान पर -3 रखने पर, -3 रखने पर, तो x के स्थान पर -3 रखेंगे, प्लस का 9 है, बराबर में है 5। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 6, और 6 5 के बराबर नहीं होता, तो x बराबर -3 भी इस समीकरण का हल नहीं है। अब हम x के स्थान पर 4 रखकर देखते हैं, x बराबर 4 रखने पर, अब हम x के स्थान पर 4 रखेंगे, तो ये 4 प्लस 9 बराबर में है 5। तो ये 13 बराबर में 5, तो 13 5 के बराबर नहीं होता है, तो x बराबर 4 भी इस समीकरण का हल नहीं है। अब हम x बराबर -4 रखकर देखते हैं, x बराबर -4 रखने पर, तो जब हम x के स्थान पर -4 रखेंगे और प्लस का 9 है, बराबर में है 5, तो 9 में से 4 घटाने पर 5 मिलेगा और बराबर में है 5। तो जब हमने x के स्थान पर -4 रखा, तो इस समीकरण का बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया।
तो हम कहेंगे कि एक्स, इस समीकरण का जो हल है वो x बराबर -4 है। तो इसका उत्तर हम इधर लिख देते हैं। देखिए यहां लिखते हैं x बराबर -4 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। ठीक है, जब हमने x के स्थान पर इस समीकरण में -4 रखा तो बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर आया, इसलिए इस समीकरण का हल -4 है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 10 में हमको जो समीकरणें दी गई हैं उनको पक्षांतर विधि द्वारा हल करना है। यहां पर है, ये पक्षांतर विधि है। पक्षांतर विधि द्वारा हमको समीकरणों को हल करना है जो प्रश्न संख्या 10 में दी गई हैं। पहला समीकरण देखिए। देखिए जब हम पक्षांतर विधि द्वारा समीकरणों को हल करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं कि देखिए चर को हमको, समीकरण जिस चर में है उस चर को केवल एक पक्ष में अकेला रखना है, या बाएं पक्ष में रखिए या दाहिने पक्ष में अकेला। और जब हम किसी पद को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, किसी पद को अगर हम बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में ले जाएंगे या दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में लेकर आएंगे, तो अगर प्लस का पद है तो वो दूसरे पक्ष में जाने पर माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का पद है तो दूसरे पक्ष में जाने पर प्लस का हो जाएगा, और अगर गुणा में कोई पद है बाएं पक्ष में, अगर उसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो वह भाग में चला जाएगा, और अगर बाएं पक्ष में कोई पद भाग में है तो दाहिने पक्ष में वह गुणा में चला जाएगा। तो यहां पर देखिए हमको p + 19 बराबर 21 दिया गया है। तो इस समीकरण में चर है p का मान ज्ञात करने के लिए p को बाएं पक्ष में हमको अकेला रखना होगा और सभी पदों को हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो ये प्लस का 19 जो है बाएं पक्ष में, जब ये दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का 19 हो जाएगा। तो p बराबर 21 - 19, और 21 में से 19 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2। तो यही हमारे इस समीकरण का हल आ गया है, p बराबर 2। अब अगला समीकरण देखिए, n - 7 बराबर 8। तो इस समीकरण में चर दिया गया है n का मान हमको निकालना है। तो n को बाएं पक्ष में अकेला रखना होगा, पर उसके दोहरे तो -7 भी है, तो इस पद को हम दूसरे पक्ष में पहुंचा देंगे। अब बाएं पक्ष में ये माइनस का 7 है, दाहिने पक्ष में हो जाएगा प्लस का 7। 8 + 7, और जब 8 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15। तो n का मान आ गया है 15। इस समीकरण का हल है n बराबर 15। अब अगला समीकरण देखिए, समीकरण नंबर सी। यहां समीकरण है चर x में x - 11 बराबर 20, और इस समीकरण से हमको चर x का मान निकालना है, तो चर x को हमको बाएं पक्ष में अकेला रखना होगा, और उसके दोहरा तो -11 भी है, इसको हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। तो माइनस का 11 जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो ये प्लस का 11 हो जाएगा। तो 20 और 11 जुड़कर आ जाएंगे 31। 20 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। तो x का मान यहां पर हमको मिल गया है 31। अब अगला समीकरण देखिए, 7 बराबर y + 8। 7 बराबर y + 8, तो यह समीकरण चर y में दी गई है, तो y का मान निकालना है। y दाहिने पक्ष में है, तो y को दाहिने पक्ष में अकेला रखेंगे और सब बाएं पक्ष में ले आएंगे, और जो भी पद हैं। तो ये प्लस का 8 जब बाएं पक्ष में आएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और बराबर में बचेगा केवल दाहिने पक्ष में y। अब 7 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा, और y का मान आ गया है -1। तो इसको लिख देंगे y बराबर -1। तो इस समीकरण का हल आया है -1। अब अगला समीकरण देखिए, और ये लास्ट सवाल है अभ्यास 11b का। x + 5 बराबर 0 दिया गया है। इस समीकरण में चर x है, तो x का मान हमको निकालना है। x को बाएं पक्ष में अकेला छोड़ेंगे, प्लस का 5 दाहिने पक्ष में जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और 0 में से 5 घटाने पर -5 हमको मिलेगा। तो समीकरण का हल आ गया है x बराबर -5। प्रश्न संख्या 10 में 5 समीकरणें हमको दी गई थी जिनको हमने पक्षांतर विधि द्वारा हल करना सीखा है, से हल किया है। और प्रश्न संख्या 9 में हमने दिए गए समीकरणों को प्रश्न त्रुटि एवं प्रश्न विधि द्वारा हल किया है। तो प्रश्न संख्या 9 में हमने सीखा कि समीकरणों को त्रुटि एवं प्रश्न विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, और प्रश्न संख्या 10 में समीकरणों को पक्षांतर विधि द्वारा कैसे हल करते हैं वो सीखा है। और अभ्यास 11A में समीकरणों को स्वयं सिद्धियों के प्रयोग द्वारा कैसे हल करते हैं वो सीखा था। और इसी के साथ अभ्यास 11B हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और पाठ संख्या इकाई 11 जो है वह कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इकाई 12 की पहली अभ्यास 12A के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।